देश के गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु में एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे और कर्नाटक चुनाव को लेकर कई सारे बयान दिए, दावे किए और कांग्रेस को जमकर घेरा। ये बातचीत राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले अमित शाह से यही पूछा गया कि कर्नाटक को लेकर जिस भी पार्टी से पूछो तो वो जीतने का दावा करती है। इस पर अमित शाह ने हंसते हुए कहा कि हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जनता को ध्यान में रखकर कर्नाटक चुनाव के लिए आपका रोड मैप क्या है? इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा, जहां तक कर्नाटक का सवाल है, आपने वोटर के परिप्रेक्ष्य में पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले कर्नाटक के वोटर के लिए ये बात जरूर कहूंगा। किसी राज्य के विकास के लिए ऐसी पार्टी को चुनना बहुत जरूरी है जो सामाजिक रूप से राज्य का एकीकरण करके सामाजिक न्याय में विश्वास रखती हो, संस्कृति को मजबूत करना चाहती हो, गरीबी उन्मूलन के माध्यम से जनता के बीच आर्थिक स्तर में समानता लाने का प्रयास करने वाली पार्टी हो, और चौथा कि वो समग्र दृष्टि से, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या टेक्नोलॉजी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हो, सबको मिलाकर विकास को आगे ले जाने वाली पार्टी हो। अमित शाह के मुताबिक ये विजन जिस पार्टी के पास होगा वही जीतेगी। इसके आगे शाह ने कहा कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने इन चारों क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया है। अमित शाह ने इस बातचीत के दौरान कर्नाटक की पहले की कांग्रेस सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से 4% मुस्लिम आरक्षण रखा था। गैर संवैधानिक इसलिए क्योंकि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। अमित शाह ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्नाटक में इस 4% वाले रिजर्वेशन को हटाकर SC, ST, वोक्कालिगा और लिंगायत चारों बड़े समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया है। इस देश में 75 साल तक कई सरकारें ऐसी चली जिन्होंने 2 देश बना दिए थे। इसमें 80 करोड़ एक और थे, जबकि 50 करोड़ लोग दूसरी तरफ। ये करोड़ों लोग ना तो देश के अंतरतंत्र का हिस्सा थे, ना उनके पास मूलभूत सुविधाएं थी। उनके पास ना तो पीने के लिए पानी था, ना घर था, ना बिजली थी, ना गैस थी। लेकिन हमारी सरकार 54 लाख किसानों को हर साल 10,000 रुपए दे रही है और करीब 10,000 करोड़ रुपए हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना से 1.38 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारे स्वास्थ्य के खर्चों से भी चिंता मुक्त कर दिया है। शाह ने आगे बताया कि हमने करीब 9,700 करोड़ रुपए खर्च कर 43 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचाया। हमने 48 लाख घरों में शौचालय बनवाने का काम किया। वहीं करीब 4 करोड़ लाभार्थी को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री में दिया। 37 लाख गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और 4,10,000 घर गरीबों को बना कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि पूरे कर्नाटक की आबादी को ऐसा लगता है कि ये ऐसी सरकार है जो हमारे बारे में सोचती है, लेकिन ये तभी संभव है जब डबल इंजन सरकार हो, मतलब केंद्र में मोदी सरकार तो राज्य में बीजेपी की सरकार। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को यश मिलेगा। इस भय से कुछ सरकारें गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे नहीं पहुंचने देती। जैसे दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिल्ली वालों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि केजरीवाल जी को लगता है कि उन्हें डर है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। बंगाल के किसानों को कई सालों तक किसान सम्मान निधि नहीं मिली क्योंकि ममता जी नहीं चाहती थी कि वहां के किसानों के खाते में मोदी जी का चेक जाए। हालांकि इसके बाद अमित शाह से ये भी पूछा गया कि ये 2 मुख्यमंत्री जिनके आपने नाम लिए ये पॉपुलर हैं, जनता इन्हें ही चुन रही है। तो शाह ने जवाब दिया कि बेशक ये सही है, लेकिन इन राज्यों में हमारी हालत सुधरी है। बंगाल में जहां हम 2 सीट पर थे, आज 77 पर हैं। जहां लोकसभा की सिर्फ 1 सीट थी, आज 18 हैं। इस दौरान शाह ने 2024 को लेकर एक दावा ये भी कर दिया कि देखिएगा 2024 में हम 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। करप्शन के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगाया था, लेकिन जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। उन्होंने कहा कि ये आरोप कांग्रेस ने अपने ATM पॉलिसी को छिपाने के लिए बनाया है। कांग्रेस ने कर्नाटक को दिल्ली के खजाने भरने के लिए ATM बनाकर रखा था, लेकिन अब कर्नाटक पहली बार इससे मुक्त हुआ है। इस कार्यक्रम में एंकर ने इसके बाद कर्नाटक की टिकट पॉलिसी पर सवाल किया कि जिस तरीके से 52 नए चेहरों को मौका देने की बात कही गई, रीशफल करके 18 विधायकों के टिकट काटे, पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटे। इससे पहले गुजरात में भी आपने यही किया था, तो क्या कर्नाटक में गुजरात मॉडल पर काम हो रहा है? इसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि इसके पीछे कोई मॉडल नहीं है, बल्कि हमारा आत्मचिंतन है। हम हमेशा बदलाव में यकीन रखते हैं। उन्होंने कर्नाटक में कई नेताओं के टिकट काटने के मामले पर कहा कि हम राजीव गांधी की तरह एयरपोर्ट पर जैसे वीरेंद्र पाटिल को बदल दिया था वैसे नहीं कर सकते। उन्होंने एक पल में बोल दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं हैं। शाह ने कहा कि कर्नाटक दूसरे राज्यों की तुलना में कम बदलाव हुआ है।
कर्नाटक में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले नेताओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये मानती है कि जगदीश शेट्टार जी के वहां जाने से वो जीत रही है, तो कम से कम कांग्रेस ये तो स्वीकार कर रही है कि वो अकेले जीतने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि ना हमारा वोट बैंक गया है, ना हमारे कार्यकर्ता गए हैं, सिर्फ जगदीश शेट्टार गए हैं। अमित शाह ने कहा कि टिकट काटने का फैसला पार्टी कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर करती है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो भी सम्माननीय कार्यकर्ता हैं। पार्टी स्तर पर उनसे बात की जाती है कि टिकट क्यों काटा गया है। कई बार युवाओं को भी मौका देना होता है, कई मुद्दों को लेकर टिकट काटने का फैसला होता है। शाह ने इस बातचीत के दौरान पीएफआई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का काम किया। शाह ने कहा, कांग्रेस ने कर्नाटक में पीएफआई को बचाया और समर्थन दिया। उन्होंने पीएफआई को सुरक्षित रखा। वहीं बीजेपी ने पीएफआई पर बैन लगाया। बीजेपी ने ही पीएफआई पर नकेल कसने का काम किया। इसका सबसे बड़ा फायदा कर्नाटक को मिलेगा। इस बातचीत के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को चैलेंज करते हुए कहा कि बताइए आपके शासनकाल में दिल्ली से कर्नाटक के विकास के लिए कितना पैसा आया। इसके लिए शाह ने आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने कहा 2009 से 2014 तक कांग्रेस के शासनकाल में कर्नाटक को 94,224 करोड़ रुपए मिले, जबकि 2014 से 2019 तक हमने 2,26,418 करोड़ रुपए कर्नाटक के विकास के लिए दिए। केंद्रीय गृह मंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मकान खाली करने से जुड़े सवाल पर भी बोले। उन्होंने कहा कि हमने नहीं कहा राहुल गांधी को कि वो ओबीसी का अपमान करें। उनके एडवाइजर ने कहा है सजा हम नहीं कर सकते, ऑर्डिनेंस फाड़ डाला, अब उन पर गाज गिरती है तो इतना बेचारा नहीं बनना चाहिए। कोई भी परिवार कानून के ऊपर नहीं है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि मामले में अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। उन्हें इस मामले में सजा के खिलाफ अपील में भी झटका लग चुका है। इसके अलावा एक सवाल येदियुरप्पा पर भी किया गया कि क्या बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है, ऐसे में आप चुनाव जीत पाएंगे। इस पर अमित शाह ने कांग्रेस का नाम लेकर क्लियर किया कि कांग्रेस में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कांग्रेस की व्याख्या है कि राजनीति में सक्रियता का मतलब है चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। मेरी पार्टी का ये नहीं है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि येदियुरप्पा जी आज भी हमारे नेता हैं, केंद्रीय संसदीय मोर्ड के सक्रिय सदस्य हैं। उन्होंने स्वयं उम्र होने के कारण दूसरे को मौका देने का भाव व्यक्त किया था। शाह ने कहा, आज मुझसे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ अगर कोई कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए मेहनत और प्रयास कर रहा है तो वो श्री येदियुरप्पा जी हैं। बगैर राजनीति के अंदर सक्रियता का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना, ऐसा मेरी पार्टी में नहीं है। शाह ने कहा कि ये मार्गदर्शक शब्द जिसे व्यंग्यात्मक बना दिया गया है, दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और ऐसे लोगों की बड़ी फौज है। मैं उनकी सराहना करते हुए कहना चाहता हूं कि आज बीजेपी 2 सीट से 304 सीट तक पहुंची है तो उन तेजस्वी कार्यकर्ताओं के कारण ही पहुंची है। बीजेपी की वेबसाइट पर मार्गदर्शक मंडल नाम से एक पेज भी है। इनमें 4 नेताओं के नाम और फोटो लगे हैं। नरेंद्र मोदी, LK आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह। इस खास बातचीत में अमित शाह से सत्यपाल मलिक को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर अमित शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसके ऊपर केंद्रीय एजेंसियां एक्शन लेती हैं। उनसे करीब 3 बार पूछताछ की गई है। शाह ने यहाँ एक बात कही कि जो लोग हमसे अलग होते हैं वही ऐसे दावे क्यों करते हैं, तब क्यों नहीं जब वो सत्ता में थे। बहरहाल शाह ने इस बातचीत के दौरान राहुल को लेकर कांग्रेस के सारे आरोपों पर, कर्नाटक के चुनाव पर और विपक्षी दावों पर न सिर्फ अपनी राय रखी बल्कि कई सारे चैलेंज भी कर दिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के ये दावे कितने सही साबित होते हैं और विपक्ष इस पर कौन सी राजनीति करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।